एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे आज बिहार बोर्ड वर्ग 6 प्रश्नावली 3.1। तो प्रश्नावली 3.1 को शुरू करने से पहले थोड़ा हम लोग यहाँ बेसिक बातें जान लेते हैं, फिर देखेंगे यहाँ जो इसका प्रश्नावली है उसको देखेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, दिया है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या को रूट संख्याएं भी कहा जाता है और इसको हम बोलेंगे इंग्लिश में प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर कहते किसको है कि वैसी संख्या जिनका केवल 2 गुणनखंड हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे में यहाँ पे देखेंगे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, इस तरह से जो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, अभाज्य संख्या। यानी कि जब हम 2 का गुणनखंड कर दे, यानी कि 2 का हम गुणनखंड करें तो 2 का जो है 1 के पहाड़ा में आएगा 2, उसके बाद 2 के पहाड़ा में 2 आएगा। उसी तरह हम 3 का भी अगर करेंगे तो 3 जो है 1 के पहाड़े में आएगा और 3 के पहाड़े में आएगा। तो इन सभी का जो है सिर्फ 2 ही गुणनखंड है, तब हम कहेंगे कि ये क्या है, अभाज्य संख्या या फिर रूट संख्या है। तो यहाँ पे एक ध्यान रखने वाली बात है, जो 2 है, 2 एक ऐसी संख्या जो कि 2 जो है सम भी है और अभाज्य भी है। यानी 2 एक ऐसी संख्या जो कि सम अभाज्य संख्या है। उसी तरह अब हम यहाँ पे देखेंगे भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्याएं को हम लोग बोलते संयुक्त संख्याएं भी बोल सकते हैं और इसको इंग्लिश में बोलते कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर कहते किसको है, तो वैसी संख्या जिनका 2 से अधिक गुणनखंड हो, वे संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे कि यहाँ देखेंगे 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, 12 है, इसका 14 है। इसी तरह हम संख्या देखते जाएंगे। जैसे कि 4 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे है ना, इसका गुणनखंड है कि 2 से ज़्यादा हो जाएगा। जैसे कि देखेंगे 1 के पहाड़ा में 4 आता है, 2 के पहाड़ा में भी 4 आता है और 4 के पहाड़ा में भी 4 आता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे जो गुणनखंड की संख्या है, यानी 1, 2, 3, यानी कि 2 से ज़्यादा हो रहा है, तब हम बोलेंगे कि ये संख्या क्या है, भाज्य है। उसी तरह यहाँ पे एक नोट यानी कि याद रखने वाला योग्य बातें है कि सबसे जो छोटा भाज्य संख्या है 4 है, यानी सबसे छोटा भाज्य संख्या 4 हो जाएगा। छोटा भाज्य संख्या बराबर 4 हो जाएगा। उसी तरह एक और है, जैसे कि एक जो है, एक ही एक ऐसा संख्या है जिनका केवल एक ही गुणनखंड है। तो 1 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का अगर गुणनखंड तो 1 ही हो जाएगा, यानी कि 1 का गुणनखंड सिर्फ एक ही है गुणनखंड है इसका। उसी प्रकार हम यहाँ पे देखेंगे जो कि अभाज्य युग्म है, यानी कि इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ट्विन प्राइम। तो ट्विन प्राइम कहते किसको है कि वैसा अभाज्य संख्याओं का जोड़ा जिनके बीच केवल एक भाज्य संख्या हो, वे अभाज्य युग्म कहलाती है। जैसे कि हम देखेंगे 3, 5, 11, 13, 17, 19। उसी तरह यहाँ पे हो जाएगा जो है कि इनके बीच में देखेंगे, जैसे 3 और 5 के बीच में एक 4 जो है भाज्य संख्या है। उसी तरह 11, 13 है, इनके बीच में जो एक भाज्य संख्या क्या है, 12 है। उसी तरह 17 और 19 के बीच में एक भाज्य संख्या क्या है, 18 है। तो यहाँ पे ट्विन प्राइम हमें यही याद रखना होगा कि वैसी संख्या जिनके बीच, यानी वैसा अभाज्य संख्या जिनके बीच केवल एक भाज्य संख्या हो, उसको हम बोलेंगे अभाज्य युग्म। और आगे हम देखते हैं, अब हम यहाँ पे देखेंगे संपूर्ण संख्याएं। संपूर्ण संख्या की इंग्लिश में बोलते हैं परफेक्ट नंबर। तो यहाँ जो है इनका जो वह संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योगफल उस संख्या का दोगुना हो, एक संपूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे कि हमने यहाँ पे एक संख्या लिया हुआ है, जैसे 6। तो 6 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 1, 2, 3, 6, और इन सभी को हम जोड़ देते हैं तो 3 और 3 6, 6 6 12। तो इनका योगफल जो है कितना हो गया, यानी कि इनके जो गुणनखंड है उनका योगफल कितना हो गया, 12 हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे
देखेंगे कि जो 2 है यानी कि उसका दुगुना कर दें, जैसे कि 6 है तो 6 का हम यहाँ पे 2 से गुना करें तो हो जाएगा 12। यानी कि वैसा संख्या जिनके गुणनखंडों का योग और जो है उस संख्या का दुगुना के बराबर हो जाएगा तो उसको हम बोलेंगे परफेक्ट संख्याएं, यानी कि संपूर्ण संख्याएं बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखें, इनको जोड़ेंगे 12 हो गया और इसका हम दुगुना किए तो ये 12 हो गया, यानी कि ये जो संख्या यानी कि 6 जो है संपूर्ण संख्याएं है। उसी तरह हम देखेंगे यहाँ पे 28 को, तो 28 का जब हम यहाँ पे गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 1 2 4 7 14 28। तो इन सभी संख्या को जब हम यहाँ पे जोड़ देंगे तो हो जाएगा 56। और इस 28 का जब दुगुना करेंगे तब पर ये भी हो जाएगा 56। तो हम देखेंगे कि ये जो इनका जो गुणनखंडों का योगफल जो है 56 है और इनका जब दुगुना किया तो भी ये 56 हो गया। तब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 28 भी क्या है, एक संपूर्ण संख्या है। उसी तरह हम यहाँ पे एक और संख्या लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं 8 ले लेते हैं, तो 8 का हम यहाँ पे गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इनको हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8 2 10 5 15, यानी 15 हो जाएगा। और 8 का जब हम दुगुना करेंगे तो हो जाएगा ये 16। तो यहाँ देखेंगे कि इनका जो गुणनखंडों का योग है 15 है और इनका जो इसको जो हम दुगुना के तो हो गया 16। तो ये हम कह सकते हैं कि 8 जो परफेक्ट संख्याएं नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे आगे जो कि क्वेश्चन है, क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे देखेंगे प्रश्नावली का। तो जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1, यानी कि 15 के सभी गुणनखंड लिखे। तो आइए हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ जैसे 15 है तो हम देखेंगे कि 15 जो है कौन कौन से पहाड़े में आता है। तो 15 जो पहाड़े में आएगा उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे, तो वही इसका क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। जैसे कि हम जानते हैं 15 जो है यानी कि 15, 1 के पहाड़ा में 15 आएगा, 3 के पहाड़े में 15 आएगा, 5 के पहाड़े में 15 आएगा, उसके बाद जो है 15 के पहाड़े में 15 आएगा। तो यहाँ पे 1 3 5 और 15 जो है 15 के क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। उसी तरह देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि दिया हुआ है 64 के सभी गुणनखंड लिखे। तो जैसा कि हम यहाँ पे देखेंगे कि 1 के पहाड़े में 64 आएगा, उसके बाद 2 के पहाड़े में आएगा, 4 के पहाड़े में आएगा, 8 के पहाड़े में आएगा, उसके बाद जो 16 का पहाड़ा में आएगा, उसके बाद जो 32 के पहाड़े में आएगा और 64 के पहाड़े में भी 64 आएगा। तो इस तरह हम देखेंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है 2 का आंसर आ चुका है, यानी 64 का जो गुणनखंड क्या क्या हो गया, 1 2 4 8 16 32 और 64। उसी तरह हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में जो दिया हुआ है कि निम्न में प्रत्येक के सभी गुणनखंड लिखे। यानी कि यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है 1 नंबर कि 36 है, 36 के क्या है, सभी के सभी जो गुणनखंड है उसे यहाँ पे हमें लिखना है। तो आइए इसका जो है गुणनखंड हम यहाँ पे निकालते हैं 36 का। तो 3 का जो 1 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 36, तो हमें करना क्या है कि इनका जो गुणनखंड है उसे निकालना है। तो देखेंगे यहाँ पे 36 जो 1 के पहाड़े में आएगा, 2 के पहाड़े में भी आएगा, 3 के पहाड़े में आएगा, 4 के पहाड़े में यानी कि 4 के पहाड़े में 36 आएगा, उसे 5 6 के पहाड़े में आएगा, 7 8 9 के पहाड़े में आएगा, 10 11 12 तो यह 36 होता है, 13 14 15 16 17 18 दूनी 36 होगा। उसके बाद जो है 36 के पहाड़े में 36 आएगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे इस तरह कि यहाँ जो 36 का जो गुणनखंड है 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा। उसी तरह इसका हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे जो कि दे दिया है 45, यानी कि 45 के जितने भी गुणनखंड है उसे यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे जो 45 का जो गुणनखंड है हो जाएगा 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, उसके बाद 15 हो जाएगा, उसके बाद जो है 45 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम यहाँ पे देखेंगे कि 45 के जो गुणनखंड है 1 3 5 9 15 और 45।
तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो है क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया होगा 3 का। अब हम यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 3 को हम देखेंगे, यहाँ पे दिया हुआ 78। तो 78 का करना क्या है कि हमें यहाँ पे सारा का सारा गुणनखंड लिख लेना है। तो 78 का जो है 1 के पहाड़े में 78 आएगा, 2 के पहाड़े में आएगा, 3 के पहाड़े में आएगा, 6 के पहाड़े में भी आएगा, 13 के पहाड़े में आएगा, 26 के पहाड़े में आएगा, 39 के पहाड़े में भी आएगा और 78 के पहाड़े में भी आएगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे इस प्रकार की, यहाँ जो 78 का जो गुणनखंड है 1 2 3 6 13 26 39 और 78 हो जाएगा। उसी तरह हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को, जो कि दिया हुआ है 125 के गुणनखंड लिखना है। तो 125 जो है 1 के पहाड़े में आएगा, 5 के पहाड़े में आएगा, 25 के पहाड़े में आएगा और 125 के पहाड़े में आएगा। उसी तरह हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को, जो कि दिया हुआ है 144। तो 144 का जो गुणनखंड है उसे यहाँ पे लिखना है। तो 144 हम देखेंगे 1 के पहाड़े में भी आएगा, 2 के पहाड़े में आएगा, 3 के पहाड़े में आएगा, 4 के पहाड़े में आएगा, 6 के पहाड़े में आएगा, 8 के पहाड़े में आएगा, उसके बाद जो है 9 के पहाड़े में आएगा, 12 के पहाड़े में आएगा, 16 के पहाड़े में भी आएगा, 18 के पहाड़े में आएगा, उसके बाद 24 के पहाड़े में आएगा, फिर 36 के पहाड़े में आएगा, उसके बाद जो है 48 के पहाड़े में आएगा, उसके बाद 72 के पहाड़े में आएगा और 144 के पहाड़े में आ जाएगा। तो इस तरह हम देखेंगे कि जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसका 1 से लेकर 5 तक बन चुका है। अब हम यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ जो है क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है 14 के गुणज लिखे। तो हमें करना क्या है, यहाँ जो है 14 का पहाड़ा जो है 9 तक लिख देना है। तो आइए हम देखते हैं इसको क्वेश्चन को, जैसे कि 14 के गुणज लिखना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 14 को 1 से गुना कराएंगे, फिर 2 से, उसी तरह यहाँ पे 3 से, उसके बाद 4 से, उसके बाद 5 से। तो यहाँ पे जो है इसको उसके बाद यहाँ पे करें 14 को 6 से, 14 को 7 से, 14 को 8 से, फिर 14 को 9 से। तो इसको हम गुना कर देंगे। तो यहाँ पे जो है 14 के जो गुणज है यहाँ पे लिखा गया, यानी कि इसका जो पहाड़ा है उसको लिख देना है। उसी तरह जो है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 को भी जो है आप क्या कीजिएगा, जिस तरह से यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 4 को किया था उसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 5 को भी कर दीजिएगा। अब हम यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में भी जो है सेम इसी तरीके से करना है, जैसे कि यहाँ पे दिया है निम्न में प्रत्येक के पहले 5 गुणज लिखे, यानी कि हमें यहाँ जो 4 का पहाड़ा 5 बार तक लिख के छोड़ देना। उसी तरह यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में भी है 12 का पहाड़ा 5 बार लिख करके छोड़ देना। उसके क्वेश्चन नंबर 3 को भी जो क्या करना है 5 बार लिख करके छोड़ देना है। तो आइए हम यहाँ पे एक क्वेश्चन इसका देख लेते हैं, बाकी क्वेश्चन आप इसे स्वयं कर लीजिएगा। तो जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे, 5 वाला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही बनेगा, तो आप इसे यहाँ पे कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो 1 नंबर हम देखेंगे जो कि यहाँ पे 4 दिया है, तो हम करेंगे क्या कि यहाँ पे 4 को जो है 5 बार लिख लेंगे। 4 गुना में 1, 4 गुना में 2, 4 गुना में 3, 4 गुना में 4, 4 गुना में 5। तो इसको हम गुना करते हैं 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 1 मेरा बन चुका है, जो कि इसका आंसर आ चुका है 4, 8, 12, 16, 20, यानी कि इसका जो ये गुणज हो चुका है, यानी कि 5 गुणज है तो 5 गुणज यहाँ पे हो चुका है। तो उसी तरह यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 6 में जो दिया हुआ है, यहाँ पे जैसे कि हमने 1 नंबर को बना लिया है, उसी तरह आप करिए कि इसको जो है यहाँ से जो 2 से लेकर 5 तक आप स्वयं कर लीजिएगा। इसी तरह आप जिस तरह से 1 नंबर किए उसी तरह आप इसको भी कर लीजिएगा। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे बताना है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं कौन सी है। जैसे कि हमने पीछे बताया था कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर हो जाएगा, यानी कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या
कौन है? 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं 2 है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे कि यहाँ पे बताना है कि सम अभाज्य संख्याएं कौन सा है। तो हम जैसे कि जानते हैं कि सब अभी जानते हैं कि सम अभाज्य संख्याएं 2 है। सम जो कि सम भी हो और अभाज्य भी हो, तो कौन सा रहेगा? सम अभाज्य संख्याएं, यानी कि देखिए 2 जो है सम भी है और एक अभाज्य संख्या भी है, तो इसको लिखेंगे सम अभाज्य संख्या 2 है। उसी तरह यहाँ पे हम देखेंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है कि 3 अभाज्य युग्म का उदाहरण दे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अभाज्य युग्म का उदाहरण में मतलब अभाज्य युग्म संख्या क्या होता है, जैसे कि वैसा अभाज्य संख्या जिनकी वैसा अभाज्य संख्या का युग्म जिनके बीच में क्या होगा? एक भाज्य संख्या हो, तो क्या हो जाएगा? अभाज्य युग्म हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हम लिखेंगे 9 का, इसमें हो जाएगा 11 13, यानी कि 11 13 के बीच में एक जो है 12 क्या है? एक भाज्य संख्या है। उसी तरह इसका जो दूसरा हो जाएगा यानी कि 17 और 19, तो इनके बीच में एक 18 जो क्या है? भाज्य संख्या है। तो ये क्या हो जाएगा? ये भी आपका जो है अभाज्य युग्म का उदाहरण हो जाएगा। उसी तरह हम देखेंगे जो कि 29 और 31, तो इनके बीच में हम देखेंगे 30 क्या है? एक भाज्य संख्या है, तो ये भी क्या हो जाएगा? आपका अभाज्य युग्म का उदाहरण हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो है क्वेश्चन नंबर 9 भी समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 जो कि दिया हुआ है कि निम्न में कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अभाज्य संख्या का जो एग्जाम्पल इसका उदाहरण था कि वैसा संख्या जिनका जो है केवल 2 गुणनखंड हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि देखेंगे कि 23 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पे 23 का गुणनखंड क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा और 23 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? एक अभाज्य संख्या हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे बी नंबर क्वेश्चन देखेंगे 28 दिया हुआ है, तो 28 का जब हम यहाँ पे गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2, उसके बाद 4 7 14 और 28। यहाँ पे देखेंगे इनका जो है गुणनखंड की संख्या यानी कि 2 से ज़्यादा हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या होगा। उसी तरह क्वेश्चन नंबर सी को भी देखेंगे तो इसका जो गुणनखंड संख्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, उसके बाद जो है 7 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसका भी जो है 2 से ज़्यादा गुणनखंड होने लगा है, तो यानी कि ये भी क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या हो जाएगा। तो एक मेरा आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए। उसी तरह यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर डी को, तो क्वेश्चन नंबर डी में दिया हुआ है 9, तो 9 का जो गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 9 हो जाता है। यहाँ भी हम देखेंगे कि इसका जो गुणनखंड की संख्या जो है 2 से अधिक हो रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे 31 का जो हम जब गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 हो जाएगा और 31 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसका भी जो है सिर्फ जो है 2 ही गुणनखंड है, तो हम कह सकते हैं कि ये भी जो क्या है? एक अभाज्य संख्या है। तो इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर ए हो जाएगा और ई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 11 है कि सबसे छोटी संयुक्त संख्याएं बताएं। तो जैसा कि हमने यहाँ पे इसका जो डेफिनेशन था, तो हम वहाँ पे देखे थे कि सबसे जो छोटी संयुक्त संख्या कौन सा था? 4 था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखेंगे कि मेरा जो यहाँ पे 11 नंबर तक बन चुका है। अगर आपको यहाँ पे जो है अगर आपको समझ में आ गया हो तो कृपया करके मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम जब भी वीडियो बनाएं तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। उसका जो यहाँ से जो क्वेश्चन बच गया है 12 से लेकर के जो 20 तक का क्वेश्चन है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग का धन्यवाद।